हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल। आप सभी का एक बार फिर से जॉनटेक डिजिटल में स्वागत है। आज हम BCTQ सीरीज में पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के। इससे पहले वाले पार्ट में हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के लिए थे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के, जिसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने समझा। आज भी इस दूसरे पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ हाफ नट एज। देखिएगा इस तरीके का ये जो फेमस क्वेश्चन है जो काफी टाइम्स पूछा गया है हाफ नट के बारे में। हाफ नट ये आप पढ़ते हैं, कहां पर पढ़ते हैं? ये आप पढ़ते हैं मशीन टूल के अंदर। किसके अंदर? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन कहां से आपके लिए? मशीन टूल के अंदर है। ये जो हाफ नट क्या होती है? हाफ नट क्या होता है? हाफ नट होता है हाफ नट। ये एक किसमें आपको देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है लेथ मशीन के अंदर। किसके अंदर? लेथ मशीन के अंदर। और इसका काम क्या होता है? इस हाफ नट का जो वर्क होता है वो होता है, इस हाफ नट का जो वर्क होता है वो होता है सर क्या करना? ये लॉक कर देता है। टू लॉक लीड स्क्रू टू कैरेज ऑफ लेथ मशीन ड्यूरिंग थ्रेड कटिंग। जब हमारा थ्रेड कटिंग ऑपरेशन होता है लेथ मशीन पर, उस ड्यूरेशन में इस हाफ नट का यूज होता है। हाफ पोर्शन होता है नट का, जिसका काम क्या होता है? जो लीड स्क्रू होता है हमारी लेथ मशीन के अंदर, उसको किसके साथ? कैरेज के साथ क्या कर देता है? अटैच कर देता है, जिससे आपको जब आप थ्रेड कट करते हो तो वापस रिवर्सल डायरेक्शन में ऑटोमेटिक क्या रहता है? पावर का ट्रांसमिशन हो सके। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे नट मैन्युफैक्चर इन पार्ट, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। देख लीजिए क्या है कि मैकेनिज्म दैट लॉक्स द लेथ कैरेज टू द लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग। जी हाँ, इस हाफ नट का यूज हम कहां करते हैं? हमारे थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में, थ्रेड कटिंग ऑपरेशन के अंदर किया जाता है। लेथ मशीन पर और कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं लेथ मशीन पर अगर मैं बात करूं लेथ मशीन के बारे में, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं आपके? सबसे पहला तो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि लेथ मशीन बेड का मटेरियल जो कि क्या होता है? कास्ट आयरन। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं, ऑपरेशंस के कौन कौन से ऑपरेशंस आपको देखने को मिलते हैं लेथ मशीन पर, तो आपको मेजरली आपको देखने को मिलता है टर्निंग ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन, इसके अलावा टेपर टर्निंग ऑपरेशन। इसके अलावा हम बात करते हैं थ्रेड कटिंग के बारे में, थ्रेड कटिंग ऑपरेशन के बारे में। एक ऑपरेशन होता है आपका नर्लिंग ऑपरेशन, एक होता है आपका ग्रूविंग ऑपरेशन। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोडक्ट के ऊपर जो भी आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो उसके रिगार्डिंग आप क्या करते हो? डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं लेथ मशीन के ऊपर। यहां पर टर्निंग का मतलब है इसकी लेंथ में यानी सरफेस फिनिशिंग करना। फेसिंग का मतलब है जो इसका डायामीटर होगा इसकी फिनिशिंग करना। तो क्या कहलाएगा आपका? फेसिंग ऑपरेशन। टेपर टर्निंग सपोज ये सिलेंड्रिकल जॉब है, इसको आपको किस में बनाना है? टेपर जॉब बनाने के लिए यूज होता है क्या? टेपर जॉब प्रोड्यूस करते हो आप। थ्रेड कटिंग में आप क्या करते हो? जॉब के ऊपर थ्रेड्स को कट किया जाता है, डिजायर्ड जो भी आपको डिजायर्ड है। नर्लिंग ऑपरेशन क्या होता है? नर्लिंग ऑपरेशन में क्या होता है? सपोज ये आपका जॉब है, इसके ऊपर एक डायमंड शेप का क्या बना दिया जाता है? पैटर्न बना दिया जाता है। सपोज ये आपका क्या है? जॉब है, तो इसके एक एंड पर ग्रिपिंग को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? टू इंक्रीज ग्रिपिंग, टू
इंक्रीज ग्रिपिंग, यानी होल्डिंग को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, डायमंड शेप की स्ट्रक्चर बना दी जाती है कुछ इस तरीके की। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, नर्लिंग ऑपरेशन। ग्रूविंग क्या है, सपोज ये आपका कोई सिलेंड्रिकल जॉब है और आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन तक ही इसमें क्या चाहिए, छोटा स्लॉट काटना है, ग्रूव काटना है, तो वो ऑपरेशन भी क्या किया जाता है आपका लेथ मशीन पर किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रूविंग ऑपरेशन। इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, ग्रूविंग ऑपरेशन हो जाएगा, सपोज ये आपने क्या कर दिया, ग्रूव काट दिया इस सिलेंडर से, तो ये क्या हो गया आपका ग्रूविंग ऑपरेशन। इसके अलावा एक ऑपरेशन और होता है चैम्फरिंग ऑपरेशन। चैम्फरिंग ऑपरेशन ये क्या होता है, चैम्फरिंग ऑपरेशन होता है कि सपोज जो कॉर्नर पर जो शार्प एजेस होते हैं, जो शार्प एजेस होते हैं जिनसे क्या होने के चांसेस रहते हैं, जो आपको जो अगर उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, जो वर्कर है उसको डैमेज भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जो शार्प एजेस को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, शार्प टू रिमूव शार्प एजेस, टू रिमूव शार्प एजेस, शार्प एजेस ऑन द वर्क। तो ये कुछ क्या है, डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, किसके ऊपर किए जाते हैं, लेथ मशीन पर, जो आपसे पूछा जा सकता है। चैम्फरिंग में क्या हो रहा है, सपोज यहां पर कुछ इस तरीके के जो कॉर्नर सेक्शन हैं, यानी ये जो शार्प एजेस हैं, इनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, चैम्फरिंग ऑपरेशन किया जाता है, जिससे हैंडलिंग क्या हो सके, इनकी प्रॉपर हो सके। नर्लिंग ऑपरेशन क्या होता है, टू इंक्रीज द ग्रिप। थ्रेड कटिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, थ्रेड्स क्रिएट कर रहे हो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। टर्निंग में आप अच्छी तरीके से समझते हो कि टर्निंग का मतलब क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल जॉब है और इसके ऊपर से आप अलोंग द लेंथ क्या कर रहे हो, मटेरियल को रिमूव कर रहे हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका टर्निंग। और अलोंग द फेस अगर आप क्या कर रहे हो, सरफेस मटेरियल को रिमूव कर रहे हो, सरफेस फिनिश बढ़ा रहे हो, तो वो ऑपरेशन कौन सा कहलाता है आपका, फेसिंग ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। तो और थ्रेड कटिंग के अंदर ही हमें किसका यूज देखने को मिलता है, हाफ नट मैकेनिज्म का यूज, हाफ नट का यूज देखने को मिलता है, जो क्या करता है, एक मैकेनिज्म है जो लॉक कर देता है लेथ कैरेज को लीड स्क्रू के साथ। तो यहां से कुछ इस तरीके के, और जबकि लेथ मशीन का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है आपका कास्ट आयरन, जिसके बारे में हमने बात कर चुके हैं कि कास्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन प्रॉपर्टीज, वाइब्रेशन में डैम्पिंग प्रॉपर्टीज, वाइब्रेशन डैम्पिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। डैम्पिंग प्रॉपर्टीज की वजह से, और प्रॉपर्टीज की वजह से, दूसरा है किसकी वजह से, कंप्रेसिव फोर्स के रिगार्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। तो ये कुछ डिफरेंट आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं इस लेथ मशीन से रिलेटेड। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से भी क्वेश्चन बनते हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में काफी कुछ कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। देख लेते हैं इसके बाद एक फोटो देख लेते हैं। ये हमारा लेथ मशीन है, लेथ मशीन पर ये सेक्शन हमारा क्या कहलाता है, हेड स्टोक। ये सेक्शन हमारा क्या कहलाता है, हमारा हेड स्टोक, ठीक है। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है आपका कैरेज, कैरेज। इसके अलावा ये जो सेक्शन होता है ये क्या कहलाता है आपका टेल स्टोक, टेल स्टोक। तो यहां पर, और ये बाकी का जो नीचे का सेक्शन है, आप अच्छी तरीके से सभी ने लेथ मशीन देखी हुई है, ये सेक्शन हमारा क्या है, बेड, लेथ मशीन बेड, जिसको रिप्रेजेंट किया हुआ है क्या है, बेड। और इसके ऊपर ये सारा की सारा क्या रखा होता है, आपका पूरा सेटअप रखा होता है। तो इस बेड को इन सारे फोर्सेस का क्या लेना होता है, लोड लेना होता है, कंपोनेंट का लोड लेना होता है, इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें क्या चाहिए होती है, हाई चाहिए होती है। और यहां पर ये आपको दिख रहा है क्या, ये है आपका लीड स्क्रू, क्या है ये आपका लीड स्क्रू, लीड स्क्रू। तो जब थ्रेड कटिंग की जाती है तो उस ड्यूरेशन में ये जो कैरेज, ये जो लीड स्क्रू है, ये कैरेज है वो ऑटोमेटिक किससे, इस लीड स्क्रू से कनेक्ट हो जाता है, जो कि इसको कंटिन्यूअस मोशन प्रोवाइड करता है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक और रिवर्सल डायरेक्शन तक। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट क्या होती है, थ्रेड की कटिंग होती है। तो यहां से हमारे दिमाग में इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग process would produce strongest component, which of the following process would produce strongest component। देखिएगा जब भी हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग होने की, स्ट्रॉन्ग
वीक, ब्रिटल, हार्ड, डक्टाइल। तो ये जो सारी मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ग्रेन साइज और एंड देयर ओरिएंटेशन। ये हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि ये जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल के अंदर जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं वो किस तरीके से, क्या उनका क्या है साइज है, यानी आपके फाइन ग्रेन्स है या कोर्स ग्रेन्स हैं, और वो किस तरीके से ओरिएंटेड है, उनके बेसिस पर ये सारी प्रॉपर्टीज क्या करती है, वेरी करती हैं। और अगर हम प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास जब हम मेटल फॉर्मिंग के अंदर बात करते हैं, कौन सी मेटल फॉर्मिंग के अंदर? सॉलिड स्टेट मेटल फॉर्मिंग के अंदर बात करते हैं। सॉलिड स्टेट मेटल फॉर्मिंग में जब हम बात करते हैं तो हम 4 ऑपरेशन मेनली देखते हैं। कौन कौन से? रोलिंग है, फोर्जिंग होता है, एक्सट्रूशन होता है एंड ड्राइंग होता है। इन सभी प्रोसेस में हम बात करते हैं कौन कौन सी कंडीशन की? हॉट कंडीशन यानी हॉट वर्किंग की एंड कोल्ड वर्किंग की। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज आधा तो इन पर ही डिपेंड करती है कि यहां से हमें क्या मिलती है, ग्रेन स्ट्रक्चर जिस तरीके की मिलेगी उस पर क्या होता है हमारा कोल्ड वर्किंग का मतलब है बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जहां पर मॉलिक्यूल, जहां पर मेटल के अंदर फिर से क्रिस्टलों का बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या कहलाता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अगर उससे कम टेम्परेचर पर आप क्या कर रहे हो, वर्किंग यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करा रहे हो तो वो कहलाएगा आपका कोल्ड वर्किंग। और अगर आप रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर अगर आप वर्क कर रहे हो तो वो कहलाता है आपका हॉट कंडीशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस इस तरीके से किए जाते हैं, नॉर्मली ड्राइंग को नहीं किया जाता। तो ये 3 मेनली क्या किए जाते हैं, हॉट कंडीशन और कोल्ड कंडीशन में किए जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं फोर्जिंग के अंदर, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं रोलिंग क्या है, 2 डिफरेंट शेप के रोल्स के बीच में से मटेरियल को, जो आपका जो सॉलिड मटेरियल है उसको पास कराकर उसके डिफॉर्मेशन कराना। कौन सा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कराना, यानी उसकी शेप एंड साइज में क्या कराना, चेंज कराना। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कराना क्या कहलाता है आपका प्रोसेस, रोलिंग कहलाता है। फोर्जिंग के अंदर हमने लास्ट क्लास में भी बात की, फोर्जिंग के अंदर आप क्या करते हो, अगर आप क्या कर रहे हो मटेरियल में कंप्रेसिव डाइज के बीच में या फिर डायरेक्ट उसके हैमरिंग कराकर आप क्या कर रहे हो, मटेरियल की प्रॉपर्टीज में चेंज करा रहे हो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करा रहे हो, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका क्या, फोर्जिंग। और अगर आप किसी प्री डिफाइंड शेप की डाई से, प्री डिफाइंड शेप की कैविटी से मटेरियल को पास करा रहे हो हाईवी फोर्स के साथ, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका एक्सट्रूशन। और ड्राइंग में आप क्या कर रहे हो, मटेरियल को स्ट्रेच कर रहे हो, और वो प्रोसेस कहलाता है आपका ड्राइंग। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, वो किसमें देखने को मिलती है आपको? बेस्ट प्रॉपर्टीज किस प्रोसेस में आपको देखने को मिलेंगी? वो मिलती हैं आपको फोर्जिंग ऑपरेशन में। क्यों मिलती है? क्योंकि यहां पर क्या पॉसिबल होता है, ग्रेन्स को, जो आपकी जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स को मैनिपुलेट करना इजी होता है। ग्रेन्स को मैनिपुलेशन किया जा सकता है। ग्रेन्स कैन बी मैनिपुलेटेड। ग्रेन्स को क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। यानी जिस डिजायर डायरेक्शन में आप चाहते हो कि ग्रेन्स क्या होनी चाहिए, ओरिएंट होनी चाहिए, आप उस डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, ग्रेन्स को बाय हैमरिंग, जो भी आप प्रोसेस करते हो फोर्जिंग ऑपरेशन में क्या किया जा सकता है, उनको उसी डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ और जो इतनी भी हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती है वो किसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, फोर्जिंग ऑपरेशन के अंदर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्जिंग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर, फोर्जिंग ऑपरेशन। ठीक है, फोर्जिंग ऑपरेशन, क्योंकि यहां पर क्या है, क्या पॉसिबल है, जो ग्रेन्स हैं उनको मैनिपुलेट करना इजी होता है इन एनी डायरेक्शन। फोर्जिंग ऑपरेशन क्या होता है, आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल
ब्लैक स्मिथ, लोहार को देखा होगा, ब्लैक स्मिथ वो क्या कर रहा होता है कि जब आपके पास मटेरियल है उसको कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा होता है, हैमर कर रहा होता है, जिससे मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है, जो ग्रेन्स हैं, उनको एक डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट किया जा सके, जिससे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनहैंस होती हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली डी। एक्सट्रूशन आप समझ ही चुके हैं। और जबकि अगर मैं बात करता हूं कि हॉट रोलिंग की या फिर एक्सट्रूशन की, बात कर लेते हैं कुछ एक्सट्रूशन के बारे में भी, कि एक्सट्रूशन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सट्रूशन से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ टाइम जो पूछा जाता है वो ये होता है कि हॉट एक्सट्रूशन के अंदर, हॉट एक्सट्रूशन के अंदर, हॉट एक्सट्रूशन के अंदर डिजाइन ऑफ डाई, जो हम जो डाई बनाते हैं, डिजाइन ऑफ डाई क्या होती है, एक मेन प्रॉब्लम होती है, मेन प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए कि हॉट एक्सट्रूशन में जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो क्या आती है, डिजाइन ऑफ डाई क्या होती है, यहां पर आपकी मेन प्रॉब्लम होती है। ये जो एक्सट्रूशन प्रोसेस होता है ये भी दो तरीके का होता है, कौन कौन से, फॉरवर्ड एक्सट्रूशन और बैकवर्ड एक्सट्रूशन। फॉरवर्ड, इसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं, इसको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, चलिएगा। इस एक्सट्रूशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबको एक सीक्वेंस में लिखते हैं। देखिएगा ये है हमारा एक्सट्रूशन। यहां पर मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं जहां से इनसे क्वेश्चन बनता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, इंफॉर्मेशन से, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्सट्रूशन से सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है हॉट एक्सट्रूशन में, हॉट एक्सट्रूशन में डिजाइन ऑफ डाई, डिजाइन ऑफ डाई सबसे बड़ी दिक्कत होती है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, यहां पर जो एक्सट्रूशन होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, फॉरवर्ड एक्सट्रूशन या जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सट्रूशन, फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूशन। दूसरा होता है आपका बैकवर्ड और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन, और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन, ठीक है। यहां पर इसके अलावा एक और आपसे पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सर ये है कि जो कोलैप्सेबल ट्यूब है, कोलैप्सेबल ट्यूब, कोलैप्सेबल ट्यूब कौन सी होती है, कोल्ड ड्रिंक की कैंस हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्रीम, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट और कैंस, ये सारे के सारे कौन से प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले एग्जैक्ट आप याद रखेंगे, ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा, एक होता है आपका इंपैक्ट एक्सट्रूशन, इंपैक्ट एक्सट्रूशन। अगर ये आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपको ऑप्शन पे जाना है, कौन सा, बैकवर्ड एक्सट्रूशन, बैकवर्ड और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन, और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, इस एक्सट्रूशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोलैप्सेबल ट्यूब किस प्रोसेस से बनाए जाते हैं, वो कौन सा होता है आपका, इंपैक्ट एक्सट्रूशन, इंपैक्ट एक्सट्रूशन, ठीक है। तो चलिएगा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो डाई कास्टिंग है, डाई कास्टिंग के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। हॉट रोलिंग है, हॉट रोलिंग कंडीशन में आप जानते ही हैं, हॉट रोलिंग से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉट रोलिंग, रोलिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप याद रखेंगे कि जो रोलिंग के अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है रोल्स में, डिफ्लेक्शन होता है रोल्स में, डिफ्लेक्शन ऑफ रोल्स, उसको अवॉइड करने के लिए क्या दिया जाता है, डिफ्लेक्शन ऑफ रोल्स को अवॉइड करने के लिए कैम्बर दिया जाता है, कैम्बर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नंबर ऑफ टाइम्स आपसे पूछा जाता है रोलिंग के अंदर, कि रोल डिफ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, कैसे अवॉइड किया जा सकता है, बाय प्रोवाइडिंग कैम्बर। ये होता क्या है, एक बार क्विकली समझ लीजिए कि यहाँ पर कैम्बर होता क्या है, कि सपोज ये आपके क्या है, दो रोल्स हैं, जब मटेरियल को इसमें से पास कराया जाता है, तो पास कराया जाता है तो फोर्स की वजह से
तो फोर्स की वजह से जो रोल्स की जो शेप है वो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्या होती है, इस तरीके से हो जाती है। तो इस शेप को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए इसको पहले से ही थोड़ा सा डिफॉर्म किया जाता है, जिससे कि जब इस पर फोर्स लगे तो ये एक्चुअल कंडीशन में आ जाए। जैसे सपोज ये मेटल है, इसको इस तरीके से समझो, ये मेटल है, जब इसमें से पास होगा तो ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा तो आपका जो एक्चुअल साइज के अगर आपने रोल लिए तो कुछ शेप इस तरीके की हो जाती है, यानी शेप में क्या हो जाता है, थोड़ा डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, मटेरियल है। तो इसी को ही अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो रोलर्स हैं इनको पहले से ही शेप कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा शेप पहले से ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे कि जब ये मटेरियल इसके अंदर से पास हो तो ये इन दोनों सरफेस पर क्या लगाए, जब फोर्स लगाए तो एक्चुअल जो आप चाहते थे वही आपके पास क्या निकले, एज ए प्रोडक्ट निकले, यानी इस तरीके की आपकी एक्चुअल शेप में से आके क्या निकले, आपका प्रोडक्ट बनकर बाहर निकले। तो ये जो आपने जो एक्स्ट्रा इनमें एफर्ट लगाया है इन रोल्स में, तो यही क्या कहलाता है, आपका कैम्बर कहलाता है। तो आई होप हमने यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लियर किए हैं जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ब्रेज वेल्डिंग द फिलर मटेरियल इज, देखिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इन अ ब्रेज वेल्डिंग, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन किसका है, ये हमारे प्रोडक्शन के अंदर मेटल जॉइनिंग प्रोसेस का है, जिस यानी वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। वेल्डिंग के अंदर ध्यान रखिएगा, जो हम मेटल जॉइनिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पर मेटल को ज्वाइन करने के मेटल जॉइनिंग जब प्रोसेस की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं जॉइनिंग के। कौन कौन से, वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। ध्यान रखेंगे क्या होता है, जो ब्रेजिंग और जो सोल्डरिंग होते हैं, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, अगर ये ऑपरेशन किस पर, टेम्परेचर लेस देन 430 डिग्री पर किया जा रहा है, तो मेटल को ज्वाइन किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग प्रोसेस। और ये प्रोसेस कहां पर होता है, 430 डिग्री अप्रॉक्स 430 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, यानी ग्रेटर देन 430 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, और हायर टेम्परेचर पर आप किस पर जाते हो, वेल्डिंग के अंदर चले जाते हो। ठीक है, एक चीज ये होती है, यहां पर फिलर मटेरियल के तौर पर सोल्डर यूज किया जाता है, यहां पर ब्रेज यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आप बात करते हो एज ए फ्लक्स मटेरियल ZnCl2 यूज किया जाता है, यहां पर बोरेक्स का यूज किया जाता है। ये सारी कहानी आप बात करते हो, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है, ये हमारा एक मटेरियल है, जो 2 मेटल्स हैं जिनको आपको जोड़ना है, इनको इस तरीके से रखा जाता है, और यहां पर जो क्या होता है, ये जो मटेरियल होता है, यानी जो फिलर मटेरियल होता है, उसको फ्यूज कराया जाता है। क्या कराया जाता है, फ्यूज कराया जाता है। यहां पर पेरेंट मेटल जो होता है वो क्या नहीं होता, पेरेंट मेटल की हीटिंग तो होती है लेकिन मेल्टिंग नहीं होती। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो दोनों मेटल हैं ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, पेरेंट मेटल। इनकी क्या होती है, हीटिंग तो होती है, लेकिन यहां पर ये फ्यूज नहीं होता, इसीलिए इनको ज्वाइन करने के लिए एक लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का क्या लेते हैं, हम फिलर मटेरियल यूज करते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल यूज करते हैं, जिसका काम क्या होता है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए होता क्या है, यहां पर जैसे आपने रखा और जैसे ही आपको इसकी हीटिंग करोगे तो ये यहां पर गैप इतना होता है कि ये किसके द्वारा, एक एक्शन होता है जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हो, कौन सा, कैपिलरी एक्शन। यानी अगर आपका बहुत कम डायमीटर है तो वहां से जो
जो लिक्विड होता है कैपिलरी रिएक्शन के अंदर वो क्या होता है, या तो राइज होता है या डिप होता है। तो यहां पर ये कैपिलरी एक्शन के जरिए यहां से जो पूरा की पूरा जो फिलर मटेरियल है इस पूरी सरफेस के अंदर आ जाता है और ठंडा होने पर, कूल होने पर क्या बना देता है, जॉइंट बना देता है। किसके अंदर, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे किसके बारे में बात कर रहा हूं, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के अंदर। ये होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहली वेरी इंपॉर्टेंट, जो गैप रखा जाता है बहुत ही कम रखा जाता है, जिससे कि क्या हो सके, आपका कैपिलरी एक्शन हो सके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर जो दोनों सरफेस हैं उनकी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इन ब्रेज वेल्डिंग द फिलर मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी अट्रैक्शन या कैपिलरी एक्शन, मेल्टेड एंड डिपॉजिट एट द पॉइंट वेयर द वेल्ड इज टू बी मेड, वेयर द वेल्ड इज टू बी मेड। तो आंसर क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमने अभी अभी तो पढ़ा है, आंसर होगा ए, आंसर होना चाहिए ए, यानी ओनली ए, आंसर आपके अनुसार होना चाहिए ए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बात कर रहा है किसके बारे में माय डियर फ्रेंड्स, ये बात कर रहा है ब्रेज वेल्डिंग के बारे में, ब्रेजिंग के बारे में बात नहीं कर रहा। किसके बारे में बात कर रहा है, ब्रेज वेल्डिंग के बारे में। ध्यान से सुनेंगे, ब्रेज वेल्डिंग क्या होता है, ब्रेज वेल्डिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, किस किस का, ब्रेजिंग प्लस वेल्डिंग। जब हम वेल्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक मेटल है, इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एज बना ली है, जिनको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, एज हमने क्या कर ली, प्रिपेयर कर ली है। और जब हम वेल्डिंग करते हैं तो यहां पर क्या होता है, फिलर मटेरियल यूज करते हैं, आर्क यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, जिसकी वजह से यहां पर हीट जनरेट होती है और हमारे पास कंप्लीटली यहां पर क्या होता है, इस तरीके से ये जो एज है वो चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाता है और इस तरीके से ये कंप्लीट क्या बनता है, एक रेग, ये वेल्डमेंट बनता है। क्या बनता है, कंप्लीट वेल्डमेंट बनता है। वेल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूं, ये क्या बनता है हमारा, वेल्डमेंट, वेल्डमेंट। और जब ये ठंडा हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या, यानी वेल्ड पूल बोलते हो, जिसको क्या बना देता है, ये बीड बना देता है। ठीक है, तो ये हम किस में देखते हैं, वेल्डिंग के अंदर देखते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ब्रेज वेल्डिंग में क्या होता है, ब्रेज वेल्डिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एज प्रिपेयर किया, एज प्रिपरेशन एक स्टेप होता है। ठीक है, ये हमने एज प्रिपेयर कर ली। अब इस एज को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये एज की क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। ध्यान से सुनेंगे, इस एज की क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। और जो फिलर मटेरियल है, जो फिलर मटेरियल है, फिलर मटेरियल है, इस हीटेड एज पर, इस हीटेड एज पर जैसे ही टच कराया जाता है तो वो क्या होता है, फिलर मटेरियल फ्यूज हो जाता है और यहां पर इस तरीके से एक कंप्लीट सेटअप, कंप्लीट आपका क्या बन जाता है, एक जॉइंट बना देता है। यहां पर क्या हो जाता है, आपका फिलर मटेरियल कंटिन्यूअस फिल हो जाता है। अब बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या रहा, इसमें भी तो यही कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोला, ये क्या है, एज, दोनों मेटल की। तो हमने इसको प्रिपेयर किया, प्रॉपर तरीके से शेप दी, क्लीनिंग वगैरह की, और उसके बाद फिर इसकी हीटिंग की। हीटिंग की, यहां पर क्या हो रही है, ये केवल हीट की जाती है, एज की क्या होती है, हीटिंग की जाती है। जबकि यहां पर हीटिंग के साथ क्या देखने को मिलता है, फ्यूजन देखने को मिलता है, हीटिंग विद फ्यूजन। किसका फ्यूजन, ये जो एज आपने बनाई है ये क्या हो जाती है, इस तरीके की शेप में मेल्ट हो जाती है, यानी फ्यूज हो जाती है। जबकि ये शेप इस तरीके की ही बनी रहती है। तो इसको बोला जाता है क्या, ब्रेज वेल्डिंग, ब्रेज वेल्डिंग। ब्रेज वेल्डिंग क्यों, क्योंकि यहां पर हमने ब्रेजिंग की तरह दो मटेरियल के बीच में कैपिलरी एक्शन का यूज नहीं किया है फिलर मटेरियल को डालने के लिए। दूसरा कि यहां पर जो वेल्डिंग की तरह हमने मटेरियल को, फिलर मटेरियल को इसके अंदर क्या किया है, फिल किया है। तो वो क्या कहलाता है, आपका ब्रेज वेल्डिंग। लेकिन यहां पर आप पता कैसे चलेगा कि सर ये ब्रेज वेल्डिंग है, क्या है, क्योंकि यहां पर ये जो एज है जिससे ये टच होकर मेटल आपका क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, फिलर मटेरियल ये क्या नहीं हो रहा, ये जो एजेस हैं ये खुद फ्यूज नहीं होती जैसा कि वेल्डिंग के अंदर हो रहा था। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिएगा अब हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कैपिलरी अट्रैक्शन, जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये किसके अंदर होता है, आपके ब्रेजिंग के अंदर होता है और या फिर आपके सोल्डरिंग के अंदर होता है, या फिर आपके सोल्डरिंग के अंदर होता है, ठीक है। जबकि यहां पर क्या होता है, मेल्टेड एंड डिपॉजिटेड, जो फ्लर मटेरियल है उसके साथ क्या होता है, मेल्ट किया जाता है एंड डिपॉजिटेड एट द पॉइंट वेयर द वेल्ड इज टू बी मेड। जहां पर आपको क्या करनी है, वेल्डिंग बनानी है, जहां पर आपको वेल्ड बनाना है तो वहां पर डायरेक्ट उसको मेल्ट किया जाता है फ्यूज मेटल को और डिपॉजिट किया जाता है। तो आंसर होगा इसका बॉम्बे बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थ्रेड रोलिंग इज समवॉट लाइक। थ्रेड रोलिंग किस तरीके का प्रोसेस होता है। देखिएगा थ्रेड रोलिंग, सबसे पहली बात तो रोलिंग ही आ गया, क्या आ गया, रोलिंग ही आ गया। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो रोलिंग होता है ये किसके अंदर जाने वाला है, रोलिंग के अंदर जाने वाला है। लेकिन रोलिंग के अंदर भी दो तरीके की रोलिंग के बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन सी, हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग। नॉर्मली जितने भी मोस्ट ऑफ जो प्रोसेस होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, हॉट रोलिंग को। मोस्ट प्रोसेस, जबकि कोल्ड रोलिंग के अंदर कौन सा प्रोसेस आता है आपका, थ्रेड रोलिंग। कौन सा आता है आपका, थ्रेड रोलिंग। यहां पर दो रोल्स हैं, सपोज थ्रेड रोलिंग, यहां पर ये दो रोल्स हैं और इनके ऊपर क्या हुए हैं, थ्रेड ऑलरेडी बने हुए हैं, थ्रेड्स ऑलरेडी क्या हुए हैं, बने हुए हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए थ्रेड्स ऑलरेडी कटे हुए हैं। ठीक है, और जब इन थ्रेड्स के बीच में से एक जो आपका जो जॉब है उसको क्या कराया जाता है, कंटिन्यूअस इसको रोटेट करा, इस इनके बीच में से इस तरीके से पास कराया जाता है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, उसके ऊपर थ्रेड्स बनती है। तो वो प्रोसेस कौन सा होता है आपका, कोल्ड रोलिंग। कोल्ड रोलिंग चलिएगा, कोल्ड रोलिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी कैलकाटा। कोल्ड फोर्जिंग के बारे में बात करें तो कोल्ड फोर्जिंग में क्या करते हो आप, डायरेक्ट हैमरिंग कर रहे हो और जो आपकी जो ग्रेन साइज है उसको चेंज कर रहे हो। बाकी कोल्ड एक्सट्रूशन में भी यही होता है, कोल्ड एक्सट्रूशन में। लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो कंडीशन होते हैं, मोस्ट ऑफ जो प्रोसेस होते हैं वो किस में किए जाते हैं, हॉट कंडीशन में किए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं ताकि, हमने पहले भी लास्ट क्लास में बात की थी कि लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की कि हॉट कंडीशन में क्या होता है, मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हाई होती हैं आपकी, हॉट कंडीशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हाई होती है आपकी, डक्टिलिटी हाई होती है, टफनेस हाई होती है, यानी इंक्रीज होती है। और जब ये वैल्यू ज्यादा होंगी तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इजी होगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इजी होने का मतलब आप इजीली उसकी शेप में क्या करा सकते हो, चेंज करा सकते हो, यानी ग्रेन के फ्लो को और इजीली आप करा सकते हो। तो मोस्ट ऑफ जो प्रोसेस होते हैं वो कौन सी कंडीशन में होते हैं, आपके हॉट कंडीशन में होते हैं, रोलिंग के अंदर, एक्सट्रूशन के अंदर एंड फोर्जिंग के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लूइडिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखिएगा फ्लूइडिटी क्या होती है। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन किसका है, हमारे कास्टिंग का है। जो कास्टिंग में मोल्ड के अंदर क्या डालते हैं हम, मोल्टन मेटल। कौन सा, मोल्टन मेटल, यानी पिघला हुआ मेटल। मोल्ड के अंदर क्या डालते हैं हम, मोल्टन मेटल डालते हैं। तो यहां पर दो चीजें होती हैं। उससे पहले हम क्या बनाते हैं, मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड किसका बनता है, सैंड का बनता है। ठीक है सर, मोल्टन मेटल जो होता है यानी वो किस फॉर्म में बात करते हैं, लिक्विड स्टेट में हम क्या करते हैं, उसको मोल्ड के अंदर डालते हैं। तो यहां पर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक प्रॉपर्टीज होती है आपकी कौन सी, फ्लूइडिटी। एक प्रॉपर्टीज होती है आपकी फ्लूइडिटी और दूसरी प्रॉपर्टीज होती है फ्लोएबिलिटी।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। ये जो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है ये लिक्विड मेटल की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो कितनी आसानी से मोल्ड में और उसके जितने भी डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, जितना भी उसके हिस्सा है, कितनी आसानी से हर हिस्से तक क्या करे, पहुंच सके। यानी इजी टू फ्लो लिक्विड मेटल इनसाइड मोल्ड कैविटी के अंदर कितना इजीली, जब हम डाल रहे हैं तो कितना इजीली उसके सभी पार्ट्स तक पहुंच सके, वो कहलाती है आपकी फ्लूइडिटी। ध्यान से सुनेंगे, क्या है फ्लूइडिटी, ठीक है। फ्लोएबिलिटी होती है, फ्लोएबिलिटी क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है मोल्डिंग सैंड की। ध्यान रखेंगे, फ्लोएबिलिटी किसकी प्रॉपर्टीज होती है, मोल्डिंग सैंड की। फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड मेटल की, ठीक है। तो मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू फ्लो द मोल्डिंग सैंड के फ्लो होने की एबिलिटी, इसको लिखेंगे इस तरीके से, द एबिलिटी, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, द एबिलिटी टू फ्लो इन ऑल द कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर्स में पहुंचने की एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड ड्यूरिंग व्हाट, रैमिंग प्रोसेस, जब उसके ऊपर क्या हो रहा है, रैम, यानी जब आप फोर्स लगा रहे हो मोल्डिंग सैंड के ऊपर, तो हर कोने में पहुंचने तक की एबिलिटी क्या कहलाती है, उसकी फ्लोएबिलिटी। और जबकि फ्लूइडिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी लिक्विड मोल्टन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, जो किस पर डिपेंड करती है, मेनली जो मेजरली इन्फ्लुएंस होती है किसके ऊपर, पोरिंग टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जिस पर आप उसको, यानी लिक्विड मेटल को और हीट कर किस में डाल रहे हो, मोल्ड कैविटी के अंदर डाल रहे हो। तो मेजरली किस पर डिपेंड करती है, पोरिंग टेम्परेचर पर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है पोरिंग टेम्परेचर का इसके ऊपर। बाकी की आप ये किस पर डिपेंड भी करेगी, आपकी बाकी की और प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करेगी कि सरफेस फिनिश किस तरीके की है मोल्ड के अंदर, ठीक है, और बाकी की डेंसिटी कितनी है, विस्कोसिटी कितनी है, ये सारे पैरामीटर्स पर क्या करते हैं, लिक्विड की फ्लूइडिटी डिपेंड करती है। लेकिन मोर ओवर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डेली डी। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे फ्लोएबिलिटी पूछा जाए तो किसकी प्रॉपर्टी है, आपके मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी है, और जबकि फ्लूइडिटी पूछा जाए तो लिक्विड मेटल की प्रॉपर्टी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज्ड टू कास्ट। देखिएगा, जब ये सबसे पहली बात, ये भी क्वेश्चन किसका है हमारे पास, ये है हमारे पास कास्टिंग से क्वेश्चन है। कास्टिंग से जब हम बात करते हैं परमानेंट कास्टिंग प्रोसेस की, परमानेंट कास्टिंग प्रोसेस की, तो वहां पर बात करते हैं हम डाई कास्टिंग के बारे में। डाई कास्टिंग के बारे में, डाई कास्टिंग में भी हम दो कास्टिंग पढ़ते हैं, ग्रेविटी डाई कास्टिंग एंड प्रेशर डाई कास्टिंग। प्रेशर डाई कास्टिंग, एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि सर ये ग्रेविटी डाई कास्टिंग किसके लिए यूज होती है, तो ये काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। पिस्टन को बनाने में किसका यूज करते हैं हम, ग्रेविटी डाई कास्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, पिस्टन को बनाने में हम किसका यूज करते हैं, ग्रेविटी डाई कास्टिंग का यूज करते हैं। दूसरा प्रेशर डाई कास्टिंग है, इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है आपका, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चैम्बर डाई
कास्टिंग, हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। अगर हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हॉट, यानी अगर फर्नेस जो है वो आपके पूरे सेटअप के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, यानी फर्नेस इज अटैच्ड। अगर आपके सेटअप में क्या लगा हुआ है, फर्नेस लगा हुआ है, तो वो कहलाएगा आपका हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग। दूसरा है अगर यहां पूरे सेटअप में क्या नहीं है, फर्नेस अटैच नहीं है, यानी जो हीटिंग हो रही है वो बाहर हो रही है चेम्बर के जहां पर आपका कास्टिंग प्रोसेस हो रहा है, फर्नेस इज नॉट अटैच्ड, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, आपका कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग, इसका यूज की अगर बात करें तो जो फर्नेस जहां पर अटैच होता है, इसका यूज किया जाता है लेड, टिन, जिंक, अलॉयज की कास्टिंग में, अलॉयज कास्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग किसके लिए यूज किया जाता है, लेड, टिन, जिंक, अलॉय की कास्टिंग के लिए। जबकि यहां पर अगर बात करते हैं किसके लिए, कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग के लिए, तो ये यूज किया जाता है एल्यूमिनियम, कॉपर और ब्रास। एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, इस तरीके के मटेरियल और इनके अलॉयज के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग यूज किया जाता है आपके लेड, टिन, जिंक। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में हमारे लिए क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग का मेथड पूछ रहा है तो आपसे, तो आंसर क्या हो जाएगा, अलॉयज ऑफ लेड, टिन एंड जिंक, अलॉयज ऑफ लेड, टिन एंड जिंक। तो आंसर हो जाएगा आपका डेली डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बेंच वाइज हैज द फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड, यानी जो बेंच वाइज देखते हैं, बेंच वाइज सबसे पहला ये किसका क्वेश्चन है, मशीन टूल का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम जो वर्कशॉप के बारे में बात करते हैं, जब हम वर्कशॉप आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, जब वहां पर हम फिटर के बारे में बात करते हैं, फिटिंग के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर हम बेंच वाइज यूज करते हैं। तो बेंच वाइज में कौन सी थ्रेड यूज होती है आपकी, सबसे पहला बेंच वाइज में यूज होती है बट्रेस थ्रेड। कौन सी यूज होती है आपकी, बट्रेस थ्रेड। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे बी। चलिएगा एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं। बट्रेस थ्रेड होती है, इनके बीच में जो एंगल होता है, थ्रेड्स के बीच में जो एंगल होता है वो होता है आपका, वो एंगल कितना होता है आपका 45 डिग्री। कितना होता है आपका 45 डिग्री होता है। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसका यूज सिंगल डायरेक्शन में फोर्स एंड पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। फोर्स और पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। ट्रांसमिशन के लिए कौन सी थ्रेड यूज करते हैं सिंगल डायरेक्शन में, फोर्स एंड पावर ट्रांसमिशन के लिए बट्रेस थ्रेड। और इसके अलावा सिंगल डायरेक्शन में फोर्स एंड पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। एंगल आपका कितना होता है 45 डिग्री होता है, ठीक है। और यहां पर ये जो होती है क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, किससे, स्ट्रॉन्गर देन स्क्वायर एंड ट्रेपेजॉइडल जो थ्रेड होती हैं उनसे क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आपसे इनसे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन से पूछा जाए तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बट्रेस थ्रेड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्क्वायर थ्रेड के बारे में, स्क्वायर थ्रेड ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो याद रखिए कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन। स्क्वायर थ्रेड, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन की बात करूं तो सबसे पहले इंक्लूडेड एंगल बिटवीन थ्रेड, एंगल कितना होगा स्क्वायर, इस तरीके से जो थ्रेड्स होती हैं वो क्या कहलाती है आपकी स्क्वायर थ्रेड्स। जो यहां पर स्क्वायर थ्रेड्स के बीच में एंगल होता है आपका 0 डिग्री। कितना 0 डिग्री, अबे ये है 0 डिग्री, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है। दूसरा इसका यूज कहां पर होता है, पावर स्क्रू में। पावर स्क्रू में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो आपसे पावर स्क्रू या स्क्रू जैक, और स्क्रू जैक एक ही बात है, स्क्रू जैक, इन सब में क्या किया जाता है, स्क्वायर थ्रेड का यूज किया जाता है। बट्रेस थ्रेड का यूज आपको पता होना चाहिए किसके अंदर, बेंच वाइज के अंदर यूज करते हैं। पावर स्क्रू में अगर पूछ लिया जाए या स्क्रू जैक में आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी थ्रेड यूज करते हैं हम, स्क्वायर
थ्रेड यूज करते हैं, ठीक है। अगर एक और थ्रेड के बारे में बात कर लेते हैं यहीं पर, जो होती है हमारे पास कौन सी, मैट्रिक थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड, और जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड, जिसकी अभी अभी हमने बात की, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला एंगल, एंगल बिटवीन, कौन सा इंक्लूडेड एंगल, एंगल बिटवीन मैट्रिक थ्रेड कितना होता है, 30 डिग्री। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे आगे पूछे जा सकते हैं इन थ्रेड से रिलेटेड, क्योंकि काफी टाइम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। 30 डिग्री। अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इसका यूज कहां पर होता है, थ्रेड मिलिंग में, थ्रेड मिलिंग में यूज होता है। यानी ये थ्रेड कुछ इस तरीके की होती है, तो यहां पर ये जो एंगल होता है ये कितना होता है आपका, 30 डिग्री। कौन सी कहलाती है आपकी, मैट्रिक थ्रेड और ट्रेपेजॉइडल थ्रेड, ठीक है। इसके अलावा एक और थ्रेड बचती है जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है हमारी एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड जो इस तरीके से जो एंगल होता है, एंगल कितना होता है, एंगल एक्मे थ्रेड में इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, वो होता है आपका 29 डिग्री। कितना, ध्यान रखेंगे, इसी तरीके की शेप होती है, यहां पर ये एंगल 30 डिग्री है, यहां पर एक्मे थ्रेड के अंदर क्या है, 29 डिग्री है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका फॉर इट इज किसके लिए यूज की जाती है, फॉर पावर ट्रांसमिशन, फॉर पावर ट्रांसमिशन, फॉर पावर ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ डायरेक्शन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बोथ डायरेक्शन में अगर आपको पावर ट्रांसमिशन करना है तो आप कौन सी थ्रेड्स यूज करने वाले हैं। तो आप कौन सी थ्रेड यूज करेंगे, आप यूज करने वाले हैं आपकी एक्मे थ्रेड, जिसमें एंगल कितना होता है आपका 29 डिग्री। और ये सारे सारे क्या है, इंपॉर्टेंट पावर ट्रांसमिशन में। एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल है किसमें यूज किया जाता है, आपके लेथ मशीन में। लेथ मशीन में जो थ्रेड्स यूज होती हैं वो कौन सी होती है, आपके सिंगल स्टार्ट एक्मे थ्रेड्स होती हैं। यानी कौन सी थ्रेड होती है आपकी, एक्मे थ्रेड। तो यहां से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बात की, थ्रेड से रिलेटेड। सबसे पहले हमने बात की कि क्वेश्चन में बेंच वाइज में कौन सी यूज होने वाली है। देखो आपको चारों ही दे रखी हैं, चारों के बारे में पूरी राम कहानी हमने समझ ली है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बेंच वाइज में अगर बोल दे कि बेंच वाइज, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, मैट्रिक, मैट्रिक एक्मे स्क्वायर, और कौन सी है आपके पास, बट्रेस, बट्रेस। एक टेबल बना लो। मैट्रिक एंगल कितना होता है, 30 डिग्री, 29 डिग्री, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसके अलावा कहां कहां पर यूज होती है आपके, मैट्रिक होती है आपकी थ्रेड मिलिंग में। कहां पर यूज होती है आपकी, ये होती है आपकी थ्रेड मिलिंग में, लेथ मशीन में, लेथ मशीन। स्क्वायर थ्रेड होती है आपकी स्क्रू जैक में, स्क्रू जैक। और बट्रेस को अभी अभी आपने देखा ही है किसमें, बेंच वाइज में, ठीक है। बेंच वाइज के अंदर ये थ्रेड्स यूज होती हैं। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है इनके लिए। क्या बन जाता है, बट्रेस थ्रेड और एक्मे थ्रेड के लिए, कि बोथ डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिशन के लिए, बोथ डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिशन, फॉर बोथ डायरेक्शन पावर ट्रांसमिशन। जबकि बेंच वाइज में कौन के लिए, इन सिंगल डायरेक्शन, इन सिंगल डायरेक्शन पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सी यूज होती है आपकी, बट्रेस थ्रेड यूज होती है। आई होप इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ। ये किसकी बात हो रही है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है आपके कहां से है, ये सर ये क्वेश्चन हमें मिला है वेल्डिंग से अंदर। और कल ही यानी जो हमने जो लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी ही बात किए थे, जो वेल्डिंग के अंदर कौन कौन से लिक्विड स्टेट जो वेल्डिंग होती है,
लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के अंदर भी, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस वेल्डिंग भी बोलते हैं, होमोजीनियस वेल्डिंग भी बोलते हैं, होमोजीनियस वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या यूज होता है, फिलर मटेरियल का यूज होता है, फिलर मटेरियल का यूज होता है, जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, फिलर मटेरियल का यूज होता है। जब हम इसके टाइप पढ़ते हैं तो हम पढ़े थे आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड केमिकल वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग। तो इस केमिकल वेल्डिंग के अंदर हम बात करते हैं किसके बारे में, दो वेल्डिंग के बारे में, गैस वेल्डिंग और थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, गैस वेल्डिंग की कहानी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर 3 फ्लेम बनती है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी कहानी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्माइट वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारी जो थर्माइट वेल्डिंग है वो क्या काम करती है, सबसे पहले रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के काम आती थी, रेलवे ट्रैक्स को टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स को हिंदी में लिख लो यार, को जोड़ने के काम आती है। सबसे पहली बार को जोड़ने के काम आती है ऑन दी साइट, साइट पर जाकर ही, ऑन दी साइट, साइट पर जाकर ही रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने का काम करती है। यहां पर भी एक तरीके से क्या बनाते हैं, जैसे हम कास्टिंग में मोल्ड बनाते थे, सपोज ये आपकी क्या है, एक ट्रैक है, ये आपका दूसरा ट्रैक है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया है, क्रैक आ गया है। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर इस तरीके का एक क्या बनाते हैं, एक मोल्ड ही बनाते हैं। तो इस मोल्ड में क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, एक मिक्सचर होता है। ये स्टील एक तरीके से क्या है, ये आपने मोल्ड प्रिपेयर कर लिया और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक मिक्सचर होता है। इस मिक्सचर को बोलते हैं क्या, थर्माइट मिक्सचर, थर्माइट मिक्सचर। इसके अंदर होता है, थर्माइट मिक्सचर होता है एल्यूमिनियम इज टू Fe2O3, एल्यूमिनियम और Fe2O3 का यानी आयरन ऑक्साइड का क्या होता है, रेशो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्माइट मिक्सचर कहा जाता है। और ये जो थर्माइट मिक्सचर है ये किस रेशो में होता है, 1:3 में, यानी एक पार्ट किसका, एल्यूमिनियम का, और 3 पार्ट किसके, आयरन ऑक्साइड के, आयरन ऑक्साइड के क्या बनाते हैं, थर्माइट मिक्सचर बनाते हैं, थर्माइट मिक्सचर बनाते हैं। इसको जैसे ही मिक्सचर को क्या किया जाता है, थोड़ा सा हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पार्कल वगैरह, तो क्या होता है, बहुत ही कम टाइम में जो स्टील होता है वो बॉयल करने लग जाता है, यानी सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन होती है, खुद ही इसमें क्या होती है, एनर्जी क्रिएट होती है, यानी एनर्जी निकलती है, तो जिसकी वजह से कुछ ही टाइम में यहाँ पर स्टील बॉयल होने लग जाता है। तो उस स्टील को उस मेटल को क्या किया जाता है, यहाँ से पोर करा दिया जाता है इस मोल्ड के अंदर, और जब ये यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका जॉइंट बन जाता है, और उस जॉइंट को जरूरत के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, सरफेस फिनिशिंग के लिए ग्राइंड कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है आपका क्या, थर्माइट प्रोसेस। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सर ये थर्माइट मिक्सचर क्या होता है, तो थर्माइट मिक्सचर के रिगार्डिंग हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो रेशो तो होता है क्या, 1:3, लेकिन ये किसका होता है, 1 होता है आपका एल्यूमिनियम पार्ट और 3 होता है आपका आयरन ऑक्साइड। देखिएगा एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इज द रेशो ऑफ 3:1, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द रेशो ऑफ 3:1। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर देखेंगे तो यहां पर दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, दूसरा ऑप्शन है आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा यहाँ पर आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही कर रखा है क्या, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ जाएगा, इसमें ऑप्शन इसका बी कर लीजिएगा, और यहाँ पर क्या होगा, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, किस किस का रेशो है, एल्यूमिनियम पाउडर और मेटल ऑक्साइड का, और मेटल ऑक्साइड का। अभी हमने बात किया, यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका इसको बी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, आयरन ऑक्साइड इज टू एल्यूमिनियम, यानी ये जो है इसको यहां पर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये किस किस का रेशो है, आयरन ऑक्साइड इज टू एल्यूमिनियम, कितना हो जाएगा, 3:1। चलिएगा
यहां पर क्या होगा, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो आंसर क्या लिख सकते हैं जहाँ पे, बॉम्बे बी, बॉम्बे बी। कब, यहां पर आयरन ऑक्साइड होना चाहिए एंड एल्यूमिनियम का। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग अ होल इज नोन एज। देखिएगा, कोई भी होल करना क्या कहलाता है आपका, ड्रिलिंग, ठीक है। उसके बाद उस जो पहले से एग्जिस्टिंग होल को और भी क्या करना, इंक्रीज करना, तो वो कहलाता है आपका बोरिंग। क्या कहलाता है आपका, बोरिंग। क्या कहलाता है प्रोसेस आपका, बोरिंग। क्या कहलाता है आपका, बोरिंग। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, कैलकाटा, सी कैलकाटा। देखिएगा, इसको बाकी के ऑपरेशंस को भी देख लेते हैं। दूसरा एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग क्या होता है कि सपोज आपने क्या किया है, ये होल क्रिएट कर दिया है, तो यहां पर इनलेट पर कुछ इस तरीके का क्या बना देना, एक स्पेस बना देना, ताकि अगर इसके अंदर क्या हो, बोल्ट अगर आए तो वो उसका जो टॉप फेस है तो वो क्या हो सके, इस पर सेटल हो सके। तो ये सेक्शन कहलाता है आपका काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक होल क्रिएट किया, ड्रिलिंग, क्या बोले इसको, ड्रिलिंग। इसको और डेप्थ तक और लेकर चले गए, एग्जिस्टिंग होल को और बड़ा कर दिया, तो वो हो गया आपका बोरिंग। उस बोरिंग में आपने क्या कर दिया, ऊपर इस तरीके का सेक्शन बना दिया कि जिससे कि अगर उसके अंदर आप क्या अगर बोल्ट आता है तो उसकी जो सरफेस है वो इस पर क्या हो सके, टिक सके। वो टिक सके तो वो कहलाता है आपका, यानी सेटल हो सके तो वो कहलाता है आपका काउंटर बोरिंग। और यही सेक्शन अगर कुछ इस तरीके से बन जाए, यानी जो सरफेस है वो क्या हो जाए, इस तरीके से इनलेट पर टेपर सेक्शन क्रिएट करना, एट टेपर सेक्शन एट इनलेट, क्या कहलाता है आपका, काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग क्या कहलाता है आपका, काउंटर सिंकिंग। तो यहां पर अगर आपका क्या आता है, कोई स्क्रू आता है तो उसके लिए वो इजीली उसका जो हेड है वो क्या हो जाए, इसके अंदर सेट हो जाए, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है आपका, काउंटर सिंकिंग यूज किया जाता है। बोल्ट का हेड के सेटलमेंट के लिए आपका काउंटर बोरिंग यूज किया जाता है। बोरिंग क्या होता है, किसी भी एग्जिस्टिंग होल को और भी इंक्रीज करना, उसके साइज को और इंक्रीज करना और होल क्रिएट करना, क्या कहलाता है आपका, ड्रिलिंग। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, कैलकाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टूल लाइफ ऑफ ए टूल इज सेड टू बी ओवर। यानी सबसे पहला ये किससे है, हमारा मशीनिंग की बात हो रही है। मशीनिंग से हमारा क्वेश्चन है, टूल लाइफ के बारे में, मशीनिंग के बारे में बात कर रहा है। तो टूल लाइफ कब ओवर कही जा सकती है, टूल लाइफ देखिएगा, टूल लाइफ को ओवर कब बोल सकते हैं कि हमारी जो टूल लाइफ है वो खत्म हो चुकी है, या तो उसका बहुत ज्यादा वियर हो चुका हो, या फिर उसने जितने कंपोनेंट बनाने चाहिए थे उनमें एक्यूरेसी खराब होती जा रही हो, या फिर जितने कंपोनेंट बना सकता था उतने नहीं बना पा रहा है, तब भी हमारी टूल की लाइफ क्या हो चुकी है, खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें दे रखे हैं। द टूल हैज फेल्ड, टूल हमारा फेल हो चुका है, एंड अ पुअर सरफेस फिनिशेस ऑब्टेन। यही हमने बात की कि अगर हमारी हम जो टूल से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी सरफेस फिनिश क्या हो चुकी है, खराब हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो इसका मतलब टूल को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, या फिर उसकी ग्राइंडिंग की उसको मतलब फिर से फिनिश करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब उसकी टूल लाइफ क्या हो चुकी है, ओवर हो चुकी है। यानी पहला ऑप्शन तो हमारा क्या है, सही है। सेकंड है, सडन इंक्रीज इन पावर एंड कटिंग फोर्स टेक्स प्लेस एंड चैटर अपीयर्स इन मशीनिंग। सपोज आप क्या कर रहे हो कि जब आप मशीनिंग कर रहे हो तो वहां पर अचानक आपको देखने को मिलता है कि पावर में क्या हो गया, जो पावर चाहिए वो एकदम इंक्रीज हो गए, और कटिंग फोर्स जो यानी फोर्स जो आपको लगाना पड़ रहा है कटिंग के लिए वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब भी क्या है, आपके टूल की जो लाइफ है, टूल लाइफ क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, टूल लाइफ खत्म हो चुकी है, टूल लाइफ कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, या फिर थर्ड, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, ओवर हीटिंग एंड फ्यूमिंग ड्यू टू फ्रिक्शन अकर्स इन एडिशन टू द डायमेंशनल स्टेबिलिटी। देखिएगा फ्रिक्शन की वजह से अगर ओवर हीटिंग होती है तो टेम्परेचर की वजह से तो डायमेंशन, शेप, साइज क्या होने लगते हैं, टूल के मटेरियल के चेंज होने लगते हैं, और हाई टेम्परेचर पर वियर भी बहुत ज्यादा
होने लगता है, तो उसकी वजह से अगर ऐसा होता है तो डायमेंशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या होंगी, इनएक्यूरेट होंगी। यानी डायमेंशन इनस्टेबिलिटी भी आपको क्या बताएगा कि टूल की लाइफ क्या हो चुकी है, आपकी एंड होने पर है। तो इसका मतलब ये सभी स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली डी, दिल्ली डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज द रैक एंगल ऑफ द कटिंग टूल, phi is the shear angle, v cutting velocity, then velocity of chip sliding along the shear plane, along the shear plane is given by। ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं किसके अंदर कि ये हमारा क्या है, कटिंग टूल है, ये हमारा क्या है, कटिंग टूल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कटिंग टूल, कटिंग टूल। ये है हमारी मशीन्ड सरफेस, मशीन्ड सरफेस जिसकी फिनिशिंग हो चुकी है। ये है हमारी चिप, कौन है, चिप। ये है हमारी चिप जो कहाँ फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में, रैक सरफेस पर। किसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, जिसको बोलेंगे क्या, रैक सरफेस, जिसके ऊपर क्या हो रही है, आपकी चिप फ्लो हो रही है। ठीक है सर। तो ये जो होता है, ये है हमारी अनकट थिकनेस टी, ये है हमारी थिकनेस टीसी। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा क्या है, टूल है, इस सरफेस के ऊपर क्या हो रही है, चिप हमारी फ्लो हो रही है। तो ये इसका ये वाला व्यू दिखा रहे हैं। ठीक है, हम इस वाले व्यू की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये एंगल होता है हमारे पास फाई, यानी शेयर प्लेन एंगल फाई। यहां पर जो वर्टिकल से जो टूल बनाता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की, तो ये एंगल होता है हमारे पास अल्फा। क्यों, कौन सा एंगल होता है हमारे पास, अल्फा, यानी रैक एंगल। ये एंगल होता है हमारे पास साई, कौन सा एंगल, ये होता है हमारे पास, सॉरी, ये होता है हमारे पास गामा एंगल, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। ये कौन सा है हमारे पास, क्लियरेंस एंगल। ये कौन सा एंगल है हमारे पास, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, ये है हमारे पास गामा, क्लियरेंस एंगल। और ये होता है हमारे पास लिप एंगल, लिप एंगल। ध्यान से देखिएगा, इस डायरेक्शन में टूल की वेलोसिटी है v, इस डायरेक्शन में जो चिप फ्लो हो रही है वेलोसिटी यानी vs अलोंग द शेयर प्लेन। vs क्या है, अलोंग द शेयर प्लेन वेलोसिटी, किसकी, चिप की वेलोसिटी अलोंग द शेयर प्लेन। और यहां पर ये जो है, जो चिप की वेलोसिटी ऑन द रैक फेस, यानी वर्किंग टूल के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो है vc, यानी चिप वेलोसिटी। क्या है, चिप वेलोसिटी। ध्यान से देखेंगे, v क्या है आपकी, v है आपकी कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी। vc है आपकी चिप वेलोसिटी, जिसको बोलेंगे, और वेलोसिटी ऑफ चिप, वेलोसिटी ऑफ चिप along the tool, along the tool। vs है आपकी चिप की वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी along the shear plane, along the shear plane। देखिएगा, हम कुछ मैथमेटिक्स लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ मैथमेटिक्स लगाते हैं। किस तरीके से लगाएंगे कि हमारे पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ध्यान से सुनेंगे, एक वेलोसिटी है हमारे पास v इस डायरेक्शन में, दूसरी वेलोसिटी है हमारे पास कौन सी, vs, vs इस डायरेक्शन में है, vs। ध्यान से सुनिएगा, हमारी ये वाली जो वेलोसिटी है, इसको हम इसी तरीके से ले जाकर एक ट्रायंगल के फॉर्म में यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये जो वेलोसिटी थी यानी vc, यानी अलोंग द टूल, जो अलोंग द रैक सरफेस वेलोसिटी है, इसको हमने क्या कर दिया, यहां पर ट्रांसफर कर दिया। ये देखिए डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर इस डायरेक्शन से लिया जाता तो यहां पर ये एंगल एक तरीके से आपका क्या है, 90 डिग्री, ये कंप्लीट क्या होता है आपका 90 डिग्री। तो ये अल्फा एंगल होता हमारा,
बोलो यार अबे यही तो कंडीशन है। इसको, इस लाइन को उठा के, यानी जो रेफरेंस लाइन है इसको उठा के हमने कहां रख दिया, इसको हमने उठाकर यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो इस लाइन को उठाकर जब हम यहां पर ले आए, ये क्या हो गया आपकी रेफरेंस लाइन, और ये क्या बता रही है आपको, VC, ध्यान से सुनेंगे, ये है आपकी VC, ये आपकी VS, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस अल्फा, कितना बचेगा 90 माइनस अल्फा। और जब ये 90 माइनस अल्फा है और ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी क्या है फाई, फाई शियर प्लेन एंगल, कौन सा फाई, देखो ना यार, ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यानी VS और V के बीच में एंगल, VS और V के बीच में एंगल फाई। तो ये टोटल एंगल कितना होता है ट्रायंगल के अंदर, टोटल होता है 180, तो मैं इस 180 बराबर, इसको x मान लो, तो 180 बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा प्लस फाइव प्लस एक्स, तो हमारे पास जो x आ जाएगा वो आएगा 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, 90 माइनस व्हाट 5 माइनस अल्फा। अब इसको इधर ले जाओ, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस अल्फा। तो हमारे पास ये वाला जो एंगल हो गया कितना हो गया 90 माइनस 5 माइनस अल्फा। चलिएगा, तो अब इस ट्राइंगल में बाय किससे, बाय साइन रूल, बाय साइन रूल लगा देते हैं। साइन रूल, साइन रूल क्या कहता है, ये भुजा और इसके सामने के एंगल का साइन का रेशो, ये वाली भुजा यानी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय साइन, कौन सा एंगल, इसकी इसी भुजा के सामने वाला एंगल यानी साइन एक्स, कौन सा साइन एक्स, बराबर होगा किसके, दूसरी भुजा यानी VC वाली ले लेते हैं, ये वाली भुजा और इसके सामने का एंगल, ये वाली भुजा और इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा VC डिवाइडेड बाय साइन फाई, VC डिवाइडेड बाय साइन फाई, बराबर होगा किसके, ये वाली भुजा यानी व्हाइट वाली VS डिवाइडेड बाय इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा। अब देखिएगा यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, यहां से VC जो आ जाएगा क्या आएगा V साइन फाई डिवाइडेड बाय साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, ठीक है, और यहां से क्या निकल कर आ गया V साइन फाई बटे इसको ये क्या हो जाएगा आपका cos 90 माइनस सॉरी cos 5 माइनस अल्फा, cos 5 माइनस अल्फा। तो ये क्या आ गई आपकी चिप की वेलोसिटी, चिप की वेलोसिटी V साइन फाई डिवाइडेड बाय cos 5 माइनस अल्फा। तो ये कौन सी वेलोसिटी आ गई, चिप की वेलोसिटी अलोंग द टूल, चिप की वेलोसिटी अलोंग द रैक सरफेस अलोंग द टूल। चलिएगा, इसी तरीके से जब हम दो बाकी के दो को बराबर करेंगे, कौन कौन से, इसको और इसको क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरल हमें क्या दी हुई होती है कटिंग वेलोसिटी V दी हुई होती है। तो फटाफट देखेंगे, तो यहां से VS डिवाइडेड बाय, इसको यहां पे कर लीजिए, VS डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस अल्फा किसके बराबर होगा V अपॉन क्या है आपका साइन एक्स, यानी साइन 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा देखिए VS अपॉन कॉस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, बराबर V अपॉन कॉस 5 माइनस अल्फा, कॉस 5 माइनस अल्फा। तो यहां से हमारे पास जो VS आ गया क्या आ गया V कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 5 माइनस अल्फा, कॉस ऑफ व्हाट 5 माइनस अल्फा। तो यहां से ये VS कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग द शेयर प्लेन। अब देख लीजिएगा आपसे क्या पूछा गया है, वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूले क्या होने चाहिए याद होने चाहिए, लेकिन आपसे ये मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपसे कौन सी वेलोसिटी पूछी हुई है, वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग अलोंग द शेयर प्लेन, यानी ये VS की बात कर रहा है। तो VS कितना है, अभी हमने देखा V cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 5 माइनस अल्फा, कितना निकाला था हमने V cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 5 माइनस अल्फा। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा डेली डी। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए। इसी में हम बात करते हैं क्या
R बराबर क्या होता है, चिप थिकनेस रेशो भी होता है आपका क्या, VS डिवाइडेड बाय VC डिवाइडेड बाय V, यानी क्या निकल कर आता है आपका, यानी साइन फाई अपॉन कॉस ऑफ फाई माइनस अल्फा, साइन फाई अपॉन कॉस ऑफ फाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो रिलेशन भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, इस V को यहां पर ले जाए तो इस तरीके से हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड। अगेन ये किस पर बात कर रहा है, मशीनिंग की बात कर रहा है कि मशीनिंग के अंदर कटिंग फ्लूइड का क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। देखिएगा मेन फंक्शन तो आपका क्या होता है, टू कूल द टूल एंड वर्कपीस, टू कूल द टूल एंड वर्कपीस, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहां पर टूल और वर्कपीस आपस में कांटेक्ट में होते हैं वहां पर हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, और हाई टेम्परेचर की वजह से फोर्सेस की कंडीशन और सब मटेरियल की कंडीशन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होती है। तो उसी को ही कंट्रोल करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं, जो इसका क्या है मेन काम तो ये है। बाकी एडिशनली ये कभी कभी क्या करता है, लुब्रिकेशन के तौर पर भी वर्क करता है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, ये तीनों काम करता है, तरीके कायदे से तो ये तीनों काम करता है, लेकिन इसका जो मेन काम है वो क्या है, टू कूल द टूल एंड वर्क पीस, टू कूल द टूल एंड वर्क पीस। तो यहां पर आंसर होगा आपका बॉम्बे बी, आंसर होगा बॉम्बे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लार्ज साइज ऑफ बोल्ट हेड आर मेड बाय, बोल्ट हेड ये किसके थ्रू बनते हैं, मेटल फॉर्मिंग का क्वेश्चन है, मेटल फॉर्मिंग का क्वेश्चन है ये। तो यहां पर जो बोल्ट हेड कास्टिंग आप जानते हो, कास्टिंग के थ्रू आपका नहीं बनते, ये आंसर होगा आपका डेली डी, किसके थ्रू, अपसेट फोर्जिंग के थ्रू, अपसेट फोर्जिंग, या ऑप्शन में आपको यह भी देखने को मिल सकता है क्लोज्ड डाई फोर्जिंग, या क्लोज डाई फोर्जिंग के थ्रू आप क्या बनाते हो, बोल्ट के हेड बनाए जाते हैं। स्वैगिंग क्या होता है, स्वैगिंग एक ऑपरेशन होता है कि सपोज जब हम वायर ड्राइंग ऑपरेशन करते हैं तो जो डायामीटर होता है उसको मशीन में एंटर कराने के लिए पहले जो उसकी जो वायर होता है उसके डायामीटर को क्या किया जाता है, हैमरिंग के थ्रू रिड्यूस किया जाता है, जिससे वो डाई के अंदर क्या कर सके, एंटर कर सके। तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका स्वैगिंग। कास्टिंग आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये यहां पर आप क्या करते हो, लिक्विड मोल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर पोर कराते हो और उसको सॉलिडिफाइड होने देते हो, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका कास्टिंग। हैमरिंग आप अच्छी तरीके से जानते हो, हैमरिंग क्या कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली हैमर कर रहे हैं और मटेरियल की शेप में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आंसर होगा डेली डी, अपसेट फोर्जिंग या क्लोज डाई फोर्जिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो दिस इज मनीष जिंदल, थैंक यू, गुड लक।